हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इन 20 to 30 मिनट्स इस वन शॉर्ट वीडियो में हम कंप्लीटली रिवाइज करेंगे अ चैप्टर कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। सो सिर्फ आपको 30 मिनट्स के लिए मेरे साथ रहना है, ध्यान से सुनना है। जो जो चीजें हम डिस्कस करेंगे, हम स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट चैप्टर आज रिवाइज करने वाले हैं। आई एम एज्यूमिंग कि सब लोगों ने एक एक बार ये चैप्टर एटलीस्ट पढ़ रखा है, आपको बेसिक आइडिया है। बिकॉज इस वीडियो में हम इन डिटेल अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, क्या क्या फॉर्मूले थे। तो एक तरीके से आपका थ्योरी एज वेल एज फॉर्मूले दोनों का रिवीजन हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट से हमें क्या समझ में आता है? अबाउट मूवमेंट ऑफ चार्जेस, एंड इलेक्ट्रिसिटी मींस जब करंट फ्लो होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंस्टिट्यूट करता है। सो हमने क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ा था कि हम दो टाइप्स ऑफ चार्जेस दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक स्टैटिक चार्जेस और एक चार्जेस मूव कर सकते हैं। सो स्टैटिक चार्जेस के बारे में हमने कहां पढ़ा है? अपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, व्हिच वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या कर रहे हैं? अगर वो चार्जेस मूव कर रहे हैं तो मूविंग चार्जेस क्या करते हैं? करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। करंट क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? इलेक्ट्रिसिटी। सो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि चार्जेस जब मूव कर रहे हैं उनकी वजह से जो करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, उसका बिहेवियर कैसा होगा। फिर हम बात करेंगे अबाउट रेजिस्टेंसेस एंड अदर थिंग्स। सो स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद सेकंड, ये आपका स्टार्टिंग का पूरा पार्ट हमारी क्लास 10th वाली इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से आ रहा है। फिर हमने पढ़ा था एक लॉ कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या कहा था कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इट गिवन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। तो ये जो सेकंड पार्ट है जिसको मैंने ज्यादा एम्फसाइज करके बोला, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक कंडीशन है कि एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे, और जब बाकी फिजिकल कंडीशंस फिक्स होंगी सिर्फ और सिर्फ तभी ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो ये रिलेशन ऐसा हो सकता है कि कंसिस्टेंट ना हो। सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया था हमने, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया था जिसको हम कह रहे थे R, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस वाज द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब कोई एक मैकेनिज्म है जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है, वो चाहता है कि करंट पास ना हो, उसको हम क्या बोल रहे थे? रेजिस्टेंस, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस किस किस चीजों पर डिपेंड करता था? एक नेचर ऑफ कंडक्टर पे, कंडक्टर कैसा है, दूसरा लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, तीसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो R का फॉर्मूला क्या था? रो L by A, वेयर रो वाज द रेजिस्टिविटी व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, देन L इज द लेंथ एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो एज वी कैन सी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रो को और क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी के अलावा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्यों? हम रो को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम लेंथ और एरिया दोनों को 1-1 कर दें तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड, ओम्स लॉ का यहां पर 12th क्लास में हमने एक और एक्स्ट्रा चीज सीखी। क्या? एक वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या है ओम्स लॉ का? J इज इक्वल टू सिग्मा E। अब बात आती है J क्या है? J इज द करंट डेंसिटी, दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट एरिया, थ्रू अ स्पेसिफिक एरिया। कौन सा एरिया होगा? करंट। अब क्वेश्चन आएगा कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है बट करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये जो हम करंट डेंसिटी जो J वेक्टर लेते हैं, इट इज ऑलवेज आउटवर्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर। जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उससे हमेशा नॉर्मल होगा उसके। सो उसकी वजह से J जो है, करंट डेंसिटी जो है, वो मेरी वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो वेक्टर फॉर्म क्या हो गई ओम्स लॉ की? J इज इक्वल टू सिग्मा E, वेयर सिग्मा इज माय कंडक्टिविटी एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर। सिमिलरली अगर हम R का रेसिप्रोकल लेंगे, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या क्वांटिटी मिलती है? कंडक्टेंस, जिसकी यूनिट क्या है? ओम इनवर्स, मो या फिर सीमेंस। अगर हम रेजिस्टिविटी का इनवर्स लेंगे तो क्या मिलता है? कंडक्टिविटी, विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा। मूविंग फॉरवर्ड, अब ओम्स लॉ के कुछ कुछ लिमिटेशंस होते हैं। क्या लिमिटेशंस होते हैं? तो दो टाइप ऑफ कंडक्टर्स हो सकते हैं, ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कौन हो गए? जो ओम्स लॉ को ओबे कर रहे हैं, नॉन ओमिक जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं। सो बहुत बार क्या हुआ है, बोर्ड में थायरिस्टर वाला आईवी ग्राफ बनाने के लिए 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। सो आपका 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। सो ये ग्राफ, इसलिए जितनी भी चीजें यहाँ इस समय बोर्ड पे दिख रही हैं वो सब बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नॉन ओमिक कंडक्टर्स 4 ग्राफ्स हम देखेंगे। पहला
मेटेलिक कंडक्टर का। तो मेटेलिक कंडक्टर में हम देख रहे हैं वी आई ग्राफ अभी यहां तक सीधा चल रहा था, यहां पर क्या आ गई, ये आ गया नॉन लीनियर पार्ट आ गया कर्व का, जिस इस नॉन लीनियरिटी की वजह से क्या हो गया, ये नॉन ओमिक। फिर नेक्स्ट आता है जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड में देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है वो पैराबोलिक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ इस तरीके से ग्राफ मूव कर रहा है। सो ये जंक्शन डायोड के बारे में हम कहां पढ़ेंगे, अपने सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज थायरिस्टर। थायरिस्टर पे स्टार लगा लेना है, थायरिस्टर और गैलियम आर्सेनाइड, इन दोनों में से किसी एक का ग्राफ बहुत बार पूछ लेते हैं। डायरेक्ट बोलेंगे ड्रॉ द आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थायरिस्टर और आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। सो बेसिकली नॉन ओमिक कंडक्टर के केस में आईवी कैरेक्टरिस्टिक जो होगी, आईवी कैरेक्टरिस्टिक मतलब आई और वी के बीच का ग्राफ कैसा होगा, नॉन लीनियर होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, बेसिकली जब मैंने किसी कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स जब ड्रिफ्ट करेंगे एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ कंडक्टर में, तो आपस में उनमें कोलिजन होगा, जहां पर हमने एक और वर्ड क्या सीखा था, रिलैक्सेशन टाइम। सो बेसिकली जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड वहीं पर एक टर्म आ रहा था टाउ, जिसको कह रहे थे रिलैक्सेशन टाइम। तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम मिल रहा था इलेक्ट्रॉन को, उसको क्या बोल रहे थे, रिलैक्सेशन टाइम। बेसिकली दो कोलिजन्स के बीच में क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर रहा है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, ए टाउ, या फिर एक्सेलरेशन को और क्या लिख सकते हैं, ई टाउ बाय एम। सो एक्सेलरेशन में ये स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड, एम इज द मास, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। सो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली जो डेरिवेशन है कि ये फॉर्मूला हमारा कहां से आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जो करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है, ये जो फॉर्मूला आया था I इज इक्वल टू NEAVD, इसका डेरिवेशन भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सो वो आपको याद होना चाहिए। सिमिलरली अब अगर I को हम A से डिवाइड कर दे तो क्या मिलती है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेट करेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, J इज इक्वल टू NEVD। सिमिलरली हम अब ओम्स लॉ का डिडक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज करके भी कर सकते हैं। कैसे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था E टाउ बाय m। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाय L। तो E की जगह मैंने V बाय L लिखा और मैंने इस VD को यहाँ पे करंट वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करा। सो NEA और VD की जगह क्या लिख दिया, ये जो फॉर्मूला आया था इसको एज इट इज यहाँ लगा दिया। अब V बाय I अगर आप इस एक्सप्रेशन से V बाय I लिखोगे तो क्या मिलेगा, ML बाय NE स्क्वायर टाउ A। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, N नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, L लेंथ एंड M इज द मास। सो V बाय I, अब अगर मैं ये वाले सारे सिंबल्स देखूं, मतलब सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखूं, आपका मास, लेंथ, N, E, टाउ, A, सारी चीजें फॉर अ गिवन टेम्परेचर फिक्स्ड रहेंगी, कांस्टेंट होंगे सारे टर्म्स। सो एट फॉर अ गिवन टेम्परेचर हम क्या बोल सकते हैं, दिस होल क्वांटिटी शुड बी कांस्टेंट। एंड ओम्स लॉ से हमने क्या देखा है, ये जो V बाय I है अगर ये कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया था, R। सो हम यहां से और क्या बोल सकते हैं, ये डेरिवेशन भी बहुत बार आ जाती है, बहुत बार आई हुई है। सो ये जहां जितनी भी हमने अभी तक चीजें पढ़ी हैं वो डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबकी डेरिवेशन याद होनी चाहिए। सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ML बाय NE स्क्वायर टाउ A। सिमिलरली अब R, इस फॉर्मूले को R किसके इक्वल होता है, रो L बाय A के। सो हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी क्या लिख सकते हैं, M बाय NE स्क्वायर टाउ। आई होप अभी तक सबको क्लियर होगा। सो टॉकिंग अबाउट रेजिस्टिविटी, अब रेजिस्टिविटी पहली बात तो इंडिपेंडेंट होती है शेप और साइज के कंडक्टर के। सिर्फ किस पे डिपेंड, सिर्फ रेजिस्टिविटी कब चेंज होगी, जब आप ओवरऑल पूरा कंडक्टर ही चेंज कर दोगे। आप 10 मीटर की कॉपर वायर लो, 1000 मीटर की कॉपर वायर लो, रेजिस्टिविटी उसकी सेम रहेगी। सिर्फ रेजिस्टिविटी कब बदलेगी, आप एक 10 मीटर की कॉपर वायर लो और 10 मीटर की एल्यूमिनियम वायर लो तो बदल जाएगी। सेकेंड, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द N इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जितने ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे उतनी ही कम रेजिस्टिविटी होगी। सिमिलरली इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या थी, मोबिलिटी। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या आ रहा है हमारे पास, मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन और होल दो टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी निकालोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E टाउ बाय M। अब क्वेश्चन अगर ये आ रहा है कि VD बाय E से फॉर्मूला क्या कैसे आया, तो VD की जगह क्या रखना है, ये जो हमने E टाउ बाय M फॉर्मूला निकाला था, VD को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे E से E कैंसिल होगा तो E टाउ बाय M आपके पास बचेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का
रिलैक्सेशन टाइम और इलेक्ट्रॉन का मास लेना है। होल की निकाल रहे हो तो दोनों चीजें होल के लिए रखनी है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है सुपर कंडक्टेंस या सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या है, बेसिकली कोई भी मेटल या कोई भी अलॉय अगर उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से कम, उसके नीचे टेम्परेचर पे अगर कूल डाउन कर देंगे तो वो मेटल या अलॉय कंप्लीटली लूज कर देता है अपनी रेजिस्टिविटी को। सो बेसिकली वो क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर। मतलब आइडियल सिनेरियो क्या है कि जीरो हो गई रेजिस्टेंस, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। सो उसको, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। और ऐसे मेटल या अलॉय को उस केस में क्या बोलेंगे जब वो रेजिस्टिविटी लूज कर देगा, सुपर कंडक्टर। ग्राफ कैसा दिख रहा है, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाया हमने, कुछ इस तरीके से ग्राफ दिखेगा। और ये जो टेम्परेचर है जिसके नीचे कूल करने पर रेजिस्टिविटी पूरी कंप्लीटली वैनिश हो जाएगी, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन में आया हुआ है बहुत बार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। हमें ऑलरेडी आता है, 10th क्लास में पढ़ा था। सीरीज के केस में करंट सेम रहता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। सिमिलरली पैरेलल के केस में क्या सेम रहता है, आपका पोटेंशियल V सेम रहेगा, करंट डिफरेंट हो जाएगा। पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ऐसे करके जितने भी रेजिस्टर होंगे, जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है, तो आप आगे 1 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 ऐसे कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी यहाँ पर, अब यहां से एंटायरली नई चीजें स्टार्ट हो रही है, नया कॉन्सेप्ट। वो पहला कॉन्सेप्ट क्या था, ईएमएफ। ईएमएफ किसके लिए स्टैंड कर रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए। बट माइंड इट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या था, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज अराउंड द सर्किट। मतलब आप एक सर्किट के एक पॉइंट से शुरू हुए, उस चार्ज को उठाकर पूरे सर्किट में घुमाकर वापस उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, उसको क्या बोल रहे हैं, ईएमएफ। ईएमएफ को और कैसे लिखते हैं, W/Q। अब मैंने यहाँ पे ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्यों लिखा है, इसको और क्या बोल सकते हैं कि ईएमएफ क्या है, बेसिकली वो वर्क डन जो ओपन सर्किट में करना पड़ेगा। मतलब सर्किट खुला हुआ है, कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, उस केस में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम ईएमएफ कहते हैं। यदि सर्किट क्लोज हो जाए, मैं सर्किट को क्लोज कर दूं, करंट ड्रॉ करूं उस सेल से कुछ, तो उसको क्या कहेंगे उस केस में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होगा। तीसरा कंपोनेंट क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमने देखा था कोई भी सेल है, जनरली सेल कैसे बनता है, 2 इलेक्ट्रोड होंगे, उसको एक इलेक्ट्रोलाइट में हम डाल के रखते हैं और इन 2 इलेक्ट्रोड से 2 वायर निकलते हैं। और ये सेल बेसिकली करता क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है मेरे सर्किट में, जिस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है। So, अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स वाले और जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इस इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज की वजह से और इस इलेक्ट्रोड की वजह से कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर होता है। वो ऑब्स्ट्रक्शन को क्या नाम दिया हमने, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा किससे शो करेंगे, स्मॉल r से। आप देख रहे थे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड किस चीज पे करता है, पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, अगर आपने ओवर डाल दिया, जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो जरूरत से ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर कर देगा सेल। थर्ड, इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। देन फोर्थ, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया। कॉमन एरिया कौन सा एरिया है, बेसिकली ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इनका जितना भी एरिया कॉमनली इमर्ज्ड होगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, उस एरिया की बात हो रही है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। थर्ड, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विल इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर कम करोगे, वैसे वैसे उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो हमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोलाइट को हमेशा रखना है। फिर हमने रिलेशनशिप देखी किस किस चीजों में, V, E और R में। हमने एक नॉर्मल सर्किट बनाया। सो ये मेरा एक सेल है। अब सेल को हम हमेशा 2 पार्ट से बनाएंगे गोइंग फॉरवर्ड। एक मेरा ईएमएफ जो बैटरी नॉर्मल हम बनाते थे, और इसके साथ में एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सेल का खुद का। और ये कैपिटल आर क्या है, मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने सर्किट में लगाया है। सो यूजिंग दिस सर्किट हमने फॉर्मूला निकाला था, क्या आया था, V इज इक्वल टू E माइनस IR। V क्या था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E वाज द ईएमएफ ऑफ द सेल, एंड IR को हम क्या बोल रहे हैं, बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्यों बोल रहे हैं इसको, उसका क्या रीजन है कि ये जो IR है, ये बेसिकली मेरा एक सॉर्ट ऑफ वेस्टेज है। ये बैक ईएमएफ क्यों बोल रहे हैं, ये वापस भेज रहा है उस ईएमएफ को, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है सेल को पूरा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से। सो इसको क्या बोल रहे हैं, बैक ईएमएफ। अब यही फॉर्मूला, यही इक्वेशन यूज करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस E और V की वैल्यू पता हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सो सिंप्लीफाई करते चले जाना है, तो कैपिटल R इंटू E बाय V माइनस 1। E, V और स्मॉल r हमेशा उन्हीं सेम सिंबल से डिनोट करने हैं। ठीक, अभी तक आई थिंक पूरी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट आता है, अब ओपन सर्किट अगर होगा
तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इक्वल हो जाएंगे। क्लोज सर्किट में दो पॉसिबिलिटी है, पहला आप सेल से बैटरी मतलब सेल से एनर्जी ले रहे हो, दूसरा आप सेल को चार्ज कर रहे हो। मतलब दो सिनेरियो हो सकते हैं, चार्जिंग ऑफ सेल एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। तो डिस्चार्जिंग के केस में तो सिंपल है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, सेल यहाँ पे एनर्जी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सप्लाई कर रहा है, तो अगर डिस्चार्ज हो रहा है सेल तो सेम हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से छोटा होगा और V इज इक्वल टू E माइनस IR हो जाएगा। बट चार्जिंग के केस में ये सिनेरियो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। चार्जिंग के केस में क्या होगा, ईएमएफ से बड़ा हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, V इज इक्वल टू E प्लस IR। क्यों, क्योंकि ये पूरा सिनेरियो आप सोचो, करंट अब सेल से निकलने की बजाय करंट सेल में आ रहा है, सेल को हम चार्ज कर रहे हैं यूजिंग सम अदर बिगर बैटरी। ठीक, जैसे आपने देखा होगा रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, हम उनको लगा देते हैं सर्किट में, फिर वो चार्ज होते हैं। सो दिस इज दैट कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये तीन ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये तीन में से कोई ना कोई एक ग्राफ जरूर आएगा बोर्ड में। पहला ग्राफ क्या है, ईएमएफ और मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के बीच में। सो ये एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी भी हो, कम ज्यादा कर लो उसको, ईएमएफ चेंज नहीं होगा, ईएमएफ उतना ही रहेगा जो बैटरी का ऑटोमेटिकली नॉर्मली है। नेक्स्ट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये कैसा ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ है। पैराबोलिक क्यों, बेसिकली आप देख रहे हो धीरे धीरे जैसे जैसे कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक स्लोअर रेट से कम हो रहा है और उसके बाद एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्यों, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, ईएमएफ। क्यों, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी ईएमएफ से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। सो मैक्सिमम क्या होगा, ईएमएफ। और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो उस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, E/2, ईएमएफ हाफ ऑफ ईएमएफ। थर्ड ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है V वर्सेस I का ग्राफ। अब V वर्सेस I के ग्राफ में देखो, पहला तो डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब नेगेटिव स्लोप है इस ग्राफ का, और जो स्लोप है उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के। माइनस आर क्यों लिखा है, माइनस आर से ये नहीं सोचना है कि रेजिस्टेंस नेगेटिव कैसे हो गया, माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्लोप नेगेटिव है, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस पॉजिटिव ही हुआ बट स्लोप नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगाया हुआ है। फिर हम अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी देख लेते हैं साथ साथ। अगेन दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, सेल सीरीज में लगाए हैं, सेल पैरेलल में लगाए हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, ऐसे करके सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाए हैं सेल्स। अब एक बार ध्यान रखनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन का बोल रहे हैं जब पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल और दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है और हर सेल के साथ में क्या है, उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सीरीज वाला केस हमारा सिंपल है, सीरीज में जब सेल्स लगे होंगे तो उनका सबका ईएमएफ को अगर आप सम कर दोगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ मिल जाएगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दोनों सिनेरियो में सेम है, बीट सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे रेजिस्टेंस में निकालते थे R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस क्या याद रखना है कि अगर इस सेल को उल्टा करके लगा दिया, मतलब दो सेल्स हैं जिनको सीरीज में लगा था और उन दोनों का नेगेटिव टर्मिनल मतलब सेम टर्मिनल कनेक्टेड है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 माइनस E2। मतलब आपको बेसिकली क्या करना है, जब आप यहां से चल रहे हो, ये प्लस है ये माइनस है, जो भी पहले साइन दिख रहा है इसका प्लस है तो प्लस E1, फिर यहाँ पे पहले माइनस है तो माइनस E2 लिख दिया। ऐसे करके छोटी सी ट्रिक है याद करने के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, ऐसे दो सेल्स पैरेलल में लगाए हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला गिवन है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सेम है जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के केस में था। एक थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो यहाँ पर क्या है, मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग मतलब हम क्या बोल रहे हैं, n नंबर ऑफ सेल्स लगाए हैं मैंने एक रो में और ऐसी मैंने m रोज बनाई हैं, तब उस सिनेरियो में क्या होगा मुझे वो पता लगाना है। मिक्स्ड ग्रुपिंग के केस में हमने क्या बोला था, n नंबर ऑफ सेल्स हैं एक रो में और ऐसी m रोज लगाई है, मतलब टोटल आपने कितने सेल्स यूज करे हैं, m इंटू n। और हमेशा क्या बोलेंगे कि मान लो सारे सेल्स का ईएमएफ E है और सबके इंटरनल रेजिस्टेंस R है, मतलब आइडेंटिकल सेल्स आपने लगाए हैं। तो उस केस में क्या याद रखना है, पहले आप सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा, n इंटू आर, और क्योंकि पैरेलल में है तो डिवाइडेड बाय m, तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इस पूरे सर्किट का, n r बाय m। माइंडेड ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इस पूरे सर्किट का इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं है। सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब होगा, जब इन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस ये एक्सटर्नल रेजिस्टर और ऐड करोगे इसके साथ। और इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, n इंटू ई।
ठीक है। उसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन क्या आता है मिक्स ग्रुपिंग के केस में कि आपको करंट कैलकुलेट करना है फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टर। सो करंट का डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MNE/MR+NR। अभी के लिए अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है बोर्ड एग्जाम में पढ़ने के लिए, ऑल्दो आई वुड एडवाइस कि डिटेल में आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कहां से आ रहा है, बट इन केस यू डोंट हैव मच टाइम तो अभी के लिए आप बस ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट चीज क्या है हमारे, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो लॉज दिए थे, शॉर्ट में क्या लिखा है, केसीएल एंड केवीएल। केसीएल इज आपका पहला फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ या फिर करंट रूल भी इसको बोल देते हैं, या फिर क्या बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। केसीएल, केसीएल क्या बोलता है कि जो भी एक जंक्शन पे टोटल चार्ज होगा उसका समेशन जीरो होगा। मतलब एक तरीके से जब टोटल करंट अगर जीरो है तो अगर करंट जंक्शन से बाहर निकल रहा है तो बाहर निकलने के लिए पहले जंक्शन में आया भी होगा, क्यों, क्योंकि करंट बन तो नहीं सकता है। So this KCL is consistent with law of conservation of charge। जो वहां पे हमने law of conservation of charge क्या बोलता है, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed। So इस करंट रूल को आप और कैसे समझ सकते हो कि एक अगर जंक्शन है तो जंक्शन में जो मतलब इनवर्ड्स करंट जो जंक्शन के अंदर जा रहा है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। क्लियर। सेकेंड रूल इज केवीएल। केवीएल इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या वोल्टेज रूल, कुछ भी बोल सकते हो, या फिर इसको और कैसे लिखती है बुक, सेकेंड रूल ऑफ किरचॉफ्स लॉ। ठीक है। सेकेंड लॉ के जनरली केवीएल से याद रखते हैं, दिस इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी एमसीक्यू में बहुत बार आता है क्वेश्चन कि केसीएल या केवीएल कौन से लॉ के साथ कंसिस्टेंट है। तो केसीएल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऐसे याद रखना है, सी, केसीएल में सी आता है, सी फॉर चार्ज, एंड केवीएल इज कंसिस्टेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। केवीएल क्या बोलता है, जो समेशन, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ लूप, अराउंड अ लूप विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, या फिर इसको और क्या बोल सकते हो, समेशन ऑफ द टोटल ईएमएफ अक्रॉस अ लूप विल ऑलवेज बी इक्वल टू द समेशन ऑफ आई इंटू आर। जो भी सारी रेजिस्टेंसेज हैं उनका आई आर का समेशन और ईएमएफ का समेशन इक्वल होगा अराउंड अ लूप जब हम एक मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बेसिकली चार रेजिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसको हमने कैसे बनाया है, जैसे आप देख रहे हो दो रेजिस्टर ऐसे लगे हुए हैं, बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट डिटेक्शन का काम। अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है इसका मतलब उसके थ्रू करंट पास हो रहा होगा। एंड इसी तरीके से सिमिलरली बिल्कुल मिरर इमेज है, दो रेजिस्टर हमने यहां लगाए हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इसको कब बोलेंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। कंडीशन क्या है, P by Q is equal to R by S। इसको और कैसे याद रख सकते हो, P by R is equal to Q by S। ये P by R is equal to Q by S मैंने क्यों बताया, ताकि ऐसे याद रहे कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस बाय दिस, ऐसे ऊपर नीचे याद रखना है, उनका रेशियो अगर सेम होगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होने का मतलब क्या है कि हम ये गैल्वेनोमीटर हटा सकते हैं। मतलब अगर मान लो इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कुछ करंट जा रहा है IG, तो बैलेंस्ड कंडीशन में ये जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट होगा ये जीरो होगा। तो बैलेंस्ड कंडीशन में हमारा सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा कि हम ये गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच टोटली हटा सकते हैं उस सिनेरियो में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, या फिर बुक एक और इंपॉर्टेंट चीज बताती है क्या, कि बैलेंस कंडीशन में आप गैल्वेनोमीटर और बैटरी को आपस में रिप्लेस कर सकते हो। क्यों, सेम ही सिनेरियो बनेगा, क्योंकि अगर बैटरी यहां लगा दी, गैल्वेनोमीटर यहां लगा दिया, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा, फिर आप सर्किट इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, दो डिवाइसेस हैं, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर ऑल्दो अब सिलेबस से डिलीट हो गया, बट स्टिल एक बार हम शॉर्ट में देख लेंगे। मीटर ब्रिज की बात करते हैं। मीटर ब्रिज क्यों नाम है इसका, ब्रिज एक ब्रिज सॉर्ट ऑफ चीज बन रही है। और मीटर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 1 मीटर की टोटल वायर होती है। जैसे अगर आप स्कूल में देखोगे, जब आपको लैब में एक्सपेरिमेंट कराया होगा, तो वायर कुछ ऐसे 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 लगी होती है और यहां पर एक रूलर लगा होता है। सो बेसिकली ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे टोटल 1 मीटर की वायर होती है। ठीक है। करते क्या है, हमने एक क्यों, पहले तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो मीटर ब्रिज किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन पे प्रिंसिपल पे काम करता है। प्रिंसिपल क्या है कि अगर जो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस है अगर वो इक्वल हो तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा बीच से। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक स्टाइलस होता है, हम उसको, ये 0 है मान लो और ये 1 मीटर डिस्टेंस है टोटल। गैल्वेनोमीटर से एक स्टाइलस जुड़ा होता है, स्टाइलस को हम इधर से चलाना स्टार्ट करते हैं, इधर एक गैल्वेनोमीटर होता है, चलाते 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 आप लेकर आए, मान लो यहां पर आकर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, मतलब इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा बैलेंस पॉइंट। तो अगर मैं इसको B बोलूं तो B क्या हो जाएगा मेरा, बैलेंस पॉइंट। ये पॉइंट को बोल देते हैं C। मान लो L लेंथ के बाद जाके आपको बैलेंस पॉइंट मिला था,
तो ये जो लेंथ है ये 100 माइनस एल हो जाएगी, सेंटीमीटर में लिख रहे हैं क्योंकि 100 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 मीटर। तो वहां पर आपको फायदा क्या होगा, अगर P बाई क्यू मतलब आर ए बी, तो 4 रेजिस्टेंसेस कैसे देखनी है, एक अननोन रेजिस्टेंस है एस जो मुझे फाइंड आउट करनी है, आरबी क्या है रेजिस्टेंस बॉक्स, यहां पर हम एक नोन रेजिस्टेंस लगाएंगे और मुझे ये वायर के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, तो वायर की जो लेंथ है हम बोल रहे हैं कि लेंथ के क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस, तो सिर्फ ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है इनकी रेजिस्टेंस एल और 100 माइनस एल के रेशो में होगी। सो 4 रेजिस्टेंसेस कौन से बने, एक रेजिस्टेंस बॉक्स से जो लगा रहे हैं, दूसरा एल मीटर का वायर, तीसरा एस और चौथा 100 माइनस एल वाला पीस। ये 4 रेजिस्टेंसेस बन गए, इनको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन में आके देखो, हमने बोला ये बैलेंस पॉइंट था, तो मतलब ये जो रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस। आर कहां से आ रहा है, आर ये मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स वाली रेजिस्टेंस है, तो अब हम ये अननोन रेजिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, आर इंटू 100 माइनस एल बाय एल से। सिमिलरली अगर अननोन रेजिस्टेंस आ गई, इस रेजिस्टर का आपको लेंथ और एरिया पता है, तो आप इस अननोन रेजिस्टर की रेजिस्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। 2 चीजों के लिए यूज होता था, पहला 2 सेल्स को कंपेयर, 2 सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए, दूसरा किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि डिलीट हो गया है। लास्ट टॉपिक क्या है चैप्टर का, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो अगेन हमने क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, जब आप किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस करंट पास करते हो तो आफ्टर सम टाइम वो करंट हीट हो जाता है। अब बात आती है कि करंट के हीट होने का रीजन क्या है, तो हमने पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट से कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी भी वायर के किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, करंट पास करता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो भाग रहे हैं, आपस में कोलिजन हो रहा है, हर कोलिजन से कुछ हीट निकलती है, कुछ एनर्जी वेस्ट होती है, वो एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है, वो कंडक्टर के आयंस वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, वाइब्रेट होना शुरू करते हैं, वो एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से कंडक्टर हीट हो जाता है। सो दिस इज द रिकॉज ऑफ हीटिंग ऑफ द कंडक्टर। फिर हमने हीट उसमें 2 चीजें पढ़ी थी, वहां पर 10th का भी याद करना है साथ साथ थोड़ा, 2 चीजें पढ़ी थी, वर्क एंड पावर। वर्क कैसे निकाल रहे थे, वर्क वॉज इक्वल टू आपका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम। सिमिलरली अब ये बाकी दोनों फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं, मिक्स एंड मैच करना, मतलब रीअरेंज करना, V इज इक्वल टू आई आर यूज कर। दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, आई स्क्वायर आर टी, तीसरा V स्क्वायर टी बाय आर। सिमिलरली पावर क्या होती है, पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, सो वर्क अपॉन टाइम वी आई स्क्वायर आर या V स्क्वायर बाय आर। अब वहां पर याद करो 10th क्लास में भी आपने न्यूमेरिकल किए होंगे कि नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करने होते थे, जैसे घर में जो हमारे बिजली का मीटर लगा होता है उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स आते हैं, कभी भी नंबर टोटल एनर्जी कंज्यूम नहीं आती। यूनिट्स कैसे आ रही है, यूनिट्स की जो आपकी यूनिट है वो क्या है, किलोवाट आर। किलोवाट मतलब कितने आपने कुछ एनर्जी यूज की, मतलब कुछ पावर थी हर इक्विपमेंट की, हर डिवाइस की जो घर में यूज कर रहे हो, वॉट्स में कुछ पावर कंज्यूम कर रहा है, कितने घंटे वो टोटल चला। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी यूज्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर की यूनिट थी वॉट, टाइम की यूनिट थी आवर्स, मतलब किलोवाट ले लो क्योंकि बड़े अप्लायंसेस हैं। तो हम क्या बोल रहे थे, एनर्जी की यूनिट क्या आ जाएगी, किलोवाट आर। सो हम नंबर ऑफ यूनिट्स के फॉर्म में इसलिए हमारे मीटर में आती है रीडिंग, जिसको हम फिर बोल देते हैं कि इतनी टोटल एनर्जी यूज हुई है 1 महीने में, तो यूनिट के हिसाब से पैसे होते हैं कि 1 यूनिट 10 रुपए की है, 20 रुपए की है, ऐसे। नंबर ऑफ यूनिट्स डायरेक्टली निकालने का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल V से डिनोट कर रहे हैं इनटू करंट A इनटू आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। डिवाइडेड बाय 1000 क्यों आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया यूनिट वैसे कमर्शियल यूनिट ऑफ कंजम्पशन एनर्जी होती है किलोवाट आर, बट यहाँ पर क्योंकि हमने वॉट्स लिया है, वॉट्स को जब किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ यूनिट्स को डायरेक्टली और क्या बोल सकते हो, वॉट आर डिवाइडेड बाय 1000। उसके बाद 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं, क्या, अगर कभी भी डिवाइसेस सीरीज में लगी हुई हैं तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो भी सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी वो कौन से रेजिस्टर में होगी, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। क्यों, सीरीज में कौन सेम रहता है, करंट। तो अगर करंट सेम है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करो, ये वाला आई स्क्वायर आर वाला। करंट सेम है तो आप ये बोल सकते हो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, बिकॉज सीरीज में करंट सेम है। तो हम इसलिए बोल रहे हैं सबसे ज्यादा हीट कहां प्रोड्यूस होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन कंज्यूम करेगा, जिसकी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। पैरेलल में जस्ट ऑपोजिट सिनेरियो होगा, पैरेलल में कौन सेम रहता है, V। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करो, V स्क्वायर बाय आर वाला। सो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्यों, क्योंकि V तो कांस्टेंट हो गया। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में हमेशा जिस भी रेजिस्टर की सबसे कम रेजिस्टेंस
डिस्टेंस होगी उसके अक्रॉस सबसे ज्यादा हीट डिसिपेशन होगा। ये दोनों पॉइंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कहीं पर भी डायरेक्ट आपको नहीं मिलेंगे, बट ये याद होने चाहिए, क्वेश्चंस पे बहुत हेल्पफुल रहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी। यू कैन ऑल्सो एक्सेस द कंप्लीट माइंड मैप ऑफ दिस चैप्टर फॉर फ्री। You just need to fill a small Google form in the description and you will get the complete mind map, and you can then use it for your revisions just before a day before your board exam. Also, you can also take a look at the mind map. I'll add it just after this video in the same link. So I hope this video was helpful. If you are liking our content, then please share it with your friends and subscribe to our channel. Thanks for watching the video, and after this video we'll also be bringing a video on the most important questions for board, and we are also building the content for other subjects like chemistry and maths. So stay tuned and thanks for watching the video. See you in the next video.